रोम में भी सबसे बड़े देवता जीएस हैं। उनकी यूपी के मुरादाबाद में महापंचायत के बाद स्थिति तनावपूर्ण। पुलिस ने बिगड़े हालात के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। खत्म हुआ इंतजार, अपनों के पास लौटी इराक से भारतीय नर्सें। एयर इंडिया के विशेष विमान से स्वदेश पहुंची नर्सें। सीबीआई की पूछताछ के बाद गोवा के राज्यपाल बीवी वांची ने दिया इस्तीफा। हेलीकॉप्टर घोटाले में की गई थी पूछताछ। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा, एनसीपी कांग्रेस कुछ भी कर ले, महाराष्ट्र में जीत नहीं पाएगी। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में नया मोड़। जिया की मां राबिया के खिलाफ आदित्य पंचोली ने किया 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं। महाराष्ट्र के सभी दलों पर अकेले चुनाव लड़ने का फीवर सा हावी हो गया है। बीजेपी शिवसेना के बाद यह फीवर अब एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन पर हावी होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीटों के बंटवारे के मसले पर एनसीपी ने कांग्रेस के बराबर सीटें न मिलने पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की धमकी दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हम राज्य की 288 सीटों में से 144 पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस अगर उन्हें इतनी सीटें नहीं देती तो हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 174 और एनसीपी ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी राज्य की आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं एनसीपी की 144 सीटों की मांग का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं है। ठाकरे ने साफ किया है कि एनसीपी ने अब तक ज्यादा सीटों की मांग नहीं की है। उन्होंने ये सब बातें मीडिया में ही सुनी है। तिलक भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ केंद्रीय प्रभारी मोहन प्रकाश ने मराठवाड़ा की सीटों का जमकर जायजा लिया, जिसके बाद ठाकरे ने कहा कि सीट बंटवारे का फैसला दोनों दल बैठकर ही तय करेंगे। जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार जी, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि वहाँ जो सीट की शेयरिंग होनी चाहिए वो आधी आधी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ व्यक्तिगत मत के ऊपर हम प्रतिक्रिया नहीं देते। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है या उस तरीके से उन्होंने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव रखा है तो जरूर हम उसके बारे में क्या है वो हमारी राय उनको बताएंगे। और ऐसा नहीं मानने की कोई ज़रूरत है कि उन्होंने आधी डिमांड की तो हम आधी उनको देने वाले, ऐसी कोई बात नहीं। अकेले जाने का जो बात है तो हाईकमांड डिसीजन उसके बारे में करेंगे, मैं स्टेट लेवल से नहीं पूछ सकता। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों बता दें, जहां तक एनसीपी की 144 सीटों की मांग का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया। ठाकरे ने साफ किया कि एनसीपी ने अब तक ज्यादा सीटों की कोई मांग नहीं की है। उन्होंने ये सब बात मीडिया में ही सुनी है और तिलक भवन में खासकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान समेत प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ केंद्रीय प्रभारी मोहन प्रकाश और मराठवाड़ा की सीटों का जायजा लिया, जिसके बाद ठाकरे ने कहा कि सीट बंटवारे का फैसला दोनों दल बैठकर ही तय करेंगे।
और बात करेंगे अब अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में एक नया पेच सामने आ गया है। इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली के पिता अभिनेता आदित्य पंचोली ने जिया की मां राबिया खान के खिलाफ 100 करोड़ रुपयों के मानहानि का केस दर्ज किया है। आदित्य ने राबिया पर उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई जिया खान की मौत। पुलिस ने दर्ज किया था आत्महत्या का मामला। मृतक जिया की मां ने लगाया हत्या का आरोप। इस मामले में हुई थी फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की गिरफ्तारी। फिर मिली थी सूरज पंचोली को कोर्ट से जमानत। अब आया जिया खान मामले में नया मोड़। फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली ने ठोका जिया खान की माता राबिया खान पर मानहानि का दावा। ये डिफेमेशन का जो नोटिस आया था वो हमारे पास काफी पहले आया था, हमने उसका रिप्लाई दे दिया है और माफी मांगने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया है, राबिया खान ने कोई गलत नहीं किया है और जो भी वो कर रही जस्टिस पाने के लिए कर रही हैं। और रही बात कोर्ट के मैटर की बात है तो कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल हो उसकी कॉपी हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नोटिस आई नहीं है। नोटिस आने के बाद उस पर क्या कार्रवाई करेंगे वो हम लोग देख लेंगे, बट ये लीगल प्रोसीडिंग है। राबिया खान ने कोई गलत नहीं किया, खाली अपनी बेटी की जस्टिस मांगना कोई गलत काम नहीं होता है। तो एक्चुअली उनकी आवाज दबाने के लिए इस तरह की केस दाखिल किया गया है और हमको भरोसा है कि हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं इसमें। मानहानि का दावा 100 करोड़ रुपए का। पंचोली परिवार ने राबिया द्वारा ट्विटर पर उनके परिवार के खिलाफ असभ्य भाषा के इस्तेमाल की वजह से मानहानि का केस दर्ज कराया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचोली परिवार ने दावा किया है कि राबिया ने अपने ट्विटर। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते आप बने रहे हमारे साथ। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा। दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी। आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं। यूं तो पूरे देश में सूखे या फिर मौसम की मार से बदहाल अन्नदाता किसान मर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आकर खुदकुशी कर रहे किसानों का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। राष्ट्रीय अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा का गांव गांव इसकी गवाही देता नजर आ रहा है। सूखा हो, महंगाई हो या फिर बेमौसम बरसात हो, इन सभी चीजों ने महाराष्ट्र के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। और शायद यही वजह है कि किसान एक एक कर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। पिछले साल देश भर में कुल 16,632 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र के किसानों की थी। 4,238 किसान महाराष्ट्र के थे। दूसरे स्थान पर कर्नाटक के किसान हैं, जिसमें 2,135 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां 1,797 किसानों ने आत्महत्या की है। ये जानकारी विदर्भ जन आंदोलन समिति के प्रमुख किशोर तिवारी ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य में 1995 से लेकर अब तक 60,768 किसानों ने आत्महत्या की है। उनके मुताबिक ये महज आत्महत्या नहीं है, बल्कि सरकार की गलत नीतियों से उपजा संहार है। तिवारी ने ये भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि वो किसानों की निराशा और उनका दर्द समझने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। विदर्भ जन आंदोलन समिति 1995 से राज्य में किसानों की समस्याओं को सामने ला रही है। तिवारी के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि 1995 से अब तक देश में आत्महत्या करने वाले 3 लाख किसानों में हर 5वां किसान महाराष्ट्र का है। इनमें सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को विदर्भ के किसान मजबूर है। यहाँ की स्थितियों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के कई पैनल और कमेटियां बनाई गई है। उनमें से ज्यादातर ने पाया है कि बार बार पड़ने वाले सूखे और अप्रत्याशित बारिश ने क्षेत्र की फसलें चौपट कर दी है। इसके साथ ही बीजों, सिंचाई की बढ़ी कीमतों और साथ ही साथ एक फसल पर निर्भरता ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल सवाल यही खड़ा होता है कि जहां एक और विकास की बात की जाती है, साथ ही जहां एक और महाराष्ट्र को विकसित राज्य कहा जाता है, ऐसे राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार है और शायद यही वजह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिलहाल अब शायद घड़ी आ गई है कि राज्य सरकार को इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए और कोई ठोस नतीजा जल्द से जल्द निकालना चाहिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शायद महाराष्ट्र के किसानों पर एक एक कर मुसीबतें टूटती रहेगी और ये सिलसिला इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़। और अब बात करते हैं कि ऐसे शख्स की जिसे लोग साइंटिस्ट कहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट मुनीर खान की। साइंटिस्ट मुनीर खान अपने इलाज से अनेक गंभीर बीमारियों को मात दे चुके हैं। यही कारण है कि अनेक संस्थाओं ने समय समय पर इनका सम्मान किया। यही वजह है कि आज तक चैनल ने इनके योगदान को देखते हुए इनको अवार्ड से सम्मानित किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता अवनिंद्र आशुतोष ने इनसे खास बातचीत की। जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होती है, उसे बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। और एक नाम ऐसा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट मुनीर खान की, जिन्होंने लगातार अपने काम के बदौलत कई अवार्ड हासिल किए हैं और उसी कड़ी में अब आज तक का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड उनको मिला है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गर्व की बात है इनके लिए और इनके चाहने वालों के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई लेमन। थैंक यू वेरी मच। आपको लगातार अवार्ड समय समय पर मिलते रहे हैं। आज तक का जो अवार्ड है बहुत प्रतिष्ठित है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा?
नहीं ठीक है, अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, ठीक होते हैं। अभी जब तो दिया अवार्ड, कई जगह बुलाते हैं, कई जगह तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि जाऊं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब कोई अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी और चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। जाहिर है, वो तो होता ही है, जिम्मेवारियाँ क्या। मैं तो अपना काम सेंट्रलाइज किया हुआ है, अपना काम कर रहा हूँ। कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन कई बार आपको बहुत सारे लोग मिस करते हैं, अवार्ड देना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त कैसे नहीं आप निकाल पाते हैं? आप कोशिश तो करते होंगे। भाई मैं एक दुनिया, ये सब चीज़ें मेरे लिए एक मटेरियल कोई इम्पोर्टेंस महत्व नहीं रखता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, इसलिए नहीं जाता मैं। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो लगातार लोगों का आना जाना जारी है। अभी कोई और कुछ नया कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, अभी तो ये कि ज़्यादा डॉक्टर पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं काफ़ी। जो डॉक्टर जिनको खुद को तकलीफ है तो वो डॉक्टर ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि एक डॉक्टर जब बीमार होता है तो खुद का इलाज कर लेता है। लेकिन मुनीर खान जी के पास जो भी डॉक्टर आते हैं वो बहुत परेशानी में आते हैं और गंभीर बीमारियों को लेकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन संतोष की बात यह है कि उनकी जो बीमारी है, उनका जो शक है, वो दूर कर देते हैं मुनीर खान साहब। और निश्चित रूप से उनका जो योगदान है लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि पुरस्कारों से ये समय समय पर सम्मानित किए जाते रहे हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मुनीर खान साहब का जो योगदान है समाज को लेकर, देश को लेकर, वो सबक लेने योग्य है। कैमरामैन मुकेश रावत के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। पुरपराज मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की ओर से 20 से 22 जुलाई तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल और नेशनल शॉर्ट फिल्म्स फेस्टिवल का आयोजन किया। आधे घंटे से कम समय की फिल्म आपके पास है तो आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। सर ऐसा है कि 1 जुलाई से हमने जो है इस फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्मों को इनरोलमेंट करना शुरू किया है और अभी तक जो है 50 फिल्मों का तो नाम आ चुका है और हमारा अंदाजा है कि हम लगभग 400-500 फिल्में जो है हमें मिलेंगी और 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक जो है शॉर्ट फिल्में जो हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है 14 अगस्त के बाद इनकी स्क्रीनिंग होगी और 20, 21, 22 को अंधेरी में इनका जो है फाइनल किया जाएगा। तो फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते आप बने रहे हमारे साथ। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा, दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में चिट फंड कंपनियों की मानो जैसे बाढ़ से आ गई है। इसी कड़ी में अब एक नाम और जुड़ गया है, वो नाम है मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड का। गौरतलब है कि इस कथित कंपनी ने दुगनी रकम और ज्यादा मुनाफा देने का झांसा देकर सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपये डका दिए हैं। पेश है इसी पर हमारी ये खास पेशकश। फिर खुली फर्जीवाड़े की दुकान, फिर दिखाया निवेशकों को सपना, फिर लगाया निवेशकों को करोड़ों का चूना। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी PACL और साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड की तरह ही चिट फंड का काला कारोबार कर हजारों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कुछ सालों पहले मुंबई के उपनगर गोरेगांव से शुरू हुआ ये काला कारोबार अब तक हजारों लोगों के पैसे डकार कर भागने की तैयारी कर रहा है। अब उसके गोरेगांव स्थित मुख्यालय पर निवेशकों का हुजूम लगने लगा है, जिनका पैसा मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के निदेशक मंडल ने हजम कर लिया है और वापस देने को तैयार नहीं है। 2 साल पहले मैं मेगा फाइन्स ये कंपनी से कांटेक्ट में आ गया किसी संतोष परब नाम के व्यक्ति के द्वारा, और वहाँ पे मुझे एक मिस्टर मुनाफ पटेल नाम के व्यक्ति मिले, जिन्होंने मुझे बहुत उपसाया, फोर्स किया कि आप पैसा डालो, मैं हूँ यहाँ पे, मेरा ही सब चलता है। और ऐसे हिसाब से मैंने कम से कम 1.5 पौने 2 करोड़ का मैं मेरे लोगों के द्वारा डलवाया पैसा, और आज मुझे 8-10 महीने से एक भी रुपया मिल नहीं रहा है। 27 जून 2014 की दोपहर में मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के दफ्तर के बाहर तकरीबन 400 ऐसे निवेशकों का हुजूम इकट्ठा हुआ, जिनकी रकम कंपनी वापस नहीं लौटा रही थी। वे इस फिराक में थे कि उनकी बात यदि कंपनी निवेशकों ने नहीं सुनी तो उनकी वहीं पिटाई कर दी जाए। उसे लेकर गोरेगांव में मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के मुख्यालय और आसपास का पूरा इलाका तनावग्रस्त हो गया था। वहां पर स्थानीय पुलिस भी आ पहुंची थी, लेकिन उसके जो पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे थे वे मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। महीना तक धक्का खिलाते एक ही चेक के लिए, और धक्का खा खा के हम थक जाते हैं, और सचिव इतना रिक्वेस्ट करते हैं फिर वो सुनते नहीं है। 3-3, 4-4 घंटा हमको बाहर बिठा के रखते हैं कि आप बाहर बैठो, बाद में मीटिंग में ऐसा करके बाहर बिठा के रखते हैं, और 3-4 घंटे के बाद हमको जवाब देते हैं कि चेक साइन नहीं हुए, जाओ। हमने जो है मेगा फाइन में 4 लाख रुपए एज अ बाहर से लोन लेके और सोना वगैरह रख के हमने लगाया, ताकि उसमें हमको 1 साल में कुछ डबल पैसे मिल सकें। लेकिन कंपनी ने 2 ड्यूज देने के बाद ही जो है बोले हमारी ये स्कीम बंद हुई है, आगे से ये ड्यूज नहीं मिलेंगी। ऐसा करके उन्होंने बोला कि अब हम आगे से पैसे नहीं दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के दस्तावेजों और वेबसाइट समेत कई लोगों को दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक जमीनों का कुल विवरण कुछ इस तरह से दिया जाता है। महाराष्ट्र के कसारा स्थित माड़ में कुल 50 एकड़ जमीन, शाहपुर के कनिस्ते वाकनपाड़ा इलाके में 180 एकड़ जमीन, शाहपुर के उम्बरे इलाके में तकरीबन 120 एकड़ जमीन, मोखाड़ा के डोलोरा इलाके में तकरीबन 170 एकड़ जमीन, मोखाड़ा के गोमघर इलाके में तकरीबन 180 एकड़ जमीन, मोखाड़ा के उडाड़े इलाके में तकरीबन 50 एकड़ जमीन, वाड़ा के कुरले इलाके में तकरीबन 50 एकड़ जमीन, विक्रमगढ़ के सुवदे इलाके में तकरीबन 10 एकड़ जमीन, सनोर के वेलगाम में लगभग 12 एकड़ जमीन, इसके अलावा पालघर के केलवे इलाके में तकरीबन 40 एकड़ जमीन। इन जमीनों के बारे में सिर्फ कंपनी ही दावा करती है ये उसकी है, लेकिन उसकी मिल्कियत से संबंधित कोई भी दस्तावेज किसी भी निवेशक को आज तक नहीं दिखाए गए। जब भी कोई निवेशक
उनसे दस्तावेजों की मांग करता है तो उसे धमकाकर या फिर बरगलाकर दफ्तर से चलता कर दिया जाता है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि कई निवेशकों को मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के दफ्तर में मौजूद कुछ गुंडों ने कागजात की मांग करने पर बुरी तरह से धमकियां देकर उन्हें वहां से भगा दिया। कुछ भी झगड़ा लगा के कुछ कारण से भगा देते हैं। बाद में चेक सिग्नेचर नहीं है। अभी तो हजारों चेक रिटर्न गए आज की तारीख में। उनके जो सर्वे जो मिस्टर मणियार साहब है, वो तो मेरे को एसएमएस डाले कि आप मेरे ऑफिस में आओ मत। मैंने तो कुछ चोरी नहीं किया, मैंने तो उसको पैसा दिया है, उनसे पैसा लिया नहीं है। और उसके बाद मिस्टर ताहिर करके है वो दूसरे डायरेक्टर, उनका सुलूक तो इतना बुरा है कि मैं तो बोलता हूँ मैं तो जवान हूँ, मैं तो कुछ थोड़ा सा फाइट भी कर सकता हूँ, मैं उल्टा जवाब भी देता हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पीड़ित महिला है, बूढ़े लोग हैं, उनसे इतनी बदसलूकी करते हैं, इतनी बुरे। और इनके कभी भी कैबिन में जाएंगे तो लड़की की बातें और किससे वही बातें रहते हैं। और जो देखे मुझे बहुत सहन नहीं होता था, इसलिए मैं बहुत बार मैं अपोज भी किया। अपोज करने का कारण शायद हो सकता है कि मुझे वो पैसा नहीं दे रहा है। और वो तो आज मैं तो सोच रहा था कि मुझे ही नहीं दे रहा है, लेकिन अभी तो देख रहा हूँ कि सबको नहीं दे रहा है। इनके जो बदसलूकी और ये जो स्टाइल जो दिख रहे हैं, उससे तो पता चलता है कि उनकी बहुत ऊंची पहुँच होगी, या तो उनके पास गुंडे होंगे या तो कुछ बड़ी पहुँच होगी। और वो हो सकता है मुझे जान का खतरा भी हो सकता है। अगर कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे, मेगाफाइन और मिस्टर ब्राब पटेल। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लेमन न्यूज ने मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड को सवालों की एक सूची भेजी थी, लेकिन कंपनी के किसी भी निदेशक ने इसका जवाब देने की कोशिश तक नहीं की। इससे ये साफ है कि मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी का मंसूबा क्या है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी कुकुरमुत्तों की भांति उगने वाली चिटफंड कंपनियों के हौसले आखिर क्यों बुलंद हैं? कमलेश वैष्णव के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन लेमन न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ए आर रहमान को भारत के साथ साथ पूरे विश्व ने भी एक प्रयोगशील कंपोजर के